हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फेस स्पेस। कुछ आए या ना आए, हर साल एक शॉर्ट क्वेश्चन में फेस स्पेस जरूर पूछा जाता है, मानो या ना मानो। यूनिट 3 है हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ फेस स्पेस। ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर ये बता दो ये फेस स्पेस होता क्या है। डाल तो दिया मैंने हेडिंग कि यार ये फेस स्पेस होता है कुछ ना कुछ। अब भैया इसके बारे में कुछ ना कुछ तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी तो आगे कुछ बढ़ेंगे। हाँ साहब ठीक है। अच्छा, दो सिस्टम लेता हूँ मैं। एक सिस्टम लेता हूँ स्टैटिक सिस्टम और एक लेता हूँ डायनेमिक सिस्टम, और फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलिए 3D सिस्टम लिया जाता है, समझ रहे हो ना चीज़ को बेटे। 3D सिस्टम लिया जाता है, 3 डायमेंशनल XYZ। ओके ओके, कुछ इस टाइप से मैं एक चित्र बना रहा हूँ आपको, ठीक है। बनाना 3D है, ध्यान देना है, 2D सिस्टम नहीं बनाना है हमें। तो भैया ये हमें 3D सिस्टम दिखाई दे रहा है, सही है सर। 3D सिस्टम दिखाई दे रहा है। अच्छा कहाँ है 3D? देखो एक एक्सिस हमारी ये वाली हो गई, इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, ओके। और एक एक्सिस हमारी ये वाली हो गई, इसको बोलेंगे हम वाई एक्सिस, ठीक है सर। और ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई हमारी? ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। अब जो ये सिस्टम मैं लूँगा ना, ये सिस्टम मेरे पास होगा स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक मतलब समझते हो, स्थिर निकाय। ये सिस्टम है मेरे पास है स्टैटिक सिस्टम। ओके सर, चलिए सर आपने ले लिया स्टैटिक सिस्टम, ठीक है। ओके ओके, इसमें जो कण हैं वो गति नहीं करेंगे, यानी कि जो ये वाले कण आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे कण रुके हुए हैं। आगे डिस्कस करूँगा, पहले इतना समझो। फिर इसके बाद में एक सिस्टम आपको और लेना है। सिस्टम पे सिस्टम हिलाया है भाई। चलिए एक सिस्टम और ले लो, एक ही सिस्टम काफ़ी आप लोगों के लिए। चलो फिर भी बना दे जाऊँ मैं एक सिस्टम और ये जो सिस्टम होगा वो होगा डायनेमिक, जिसके अंदर कण गति कर रहे होंगे, ठीक है। जिसके अंदर कण जो है भाई साहब वो गति कर रहे होंगे। अब ये भी क्या है? 3D स्पेस है, आप मानो या ना मानो। देखो ये और ये, ठीक है। ये भी x हो गया, y हो गया और हमारा z हो गया। अच्छा ये सिस्टम कौन सा है? ये सिस्टम है डायनेमिक सिस्टम। ओके सर, ओके। ये है डायनेमिक सिस्टम, ठीक है सर, डायनेमिक सिस्टम, सही है सर। चलो ये हमने डायनेमिक सिस्टम ले लिया। इसके अंदर जो कण हैं वो भाई साहब गति कर रहे हैं, और गति भी इधर उधर गति कर रहे हैं। ये इस टाइप से गति भी ये इधर से उधर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम बोलते हैं पोजीशन स्पेस। आप सोच रहे होगे सर अभी तो आपने कुछ बताया भी नहीं है, और इसके बारे में आप ज़बरदस्ती लिख रहे हो पोजीशन स्पेस। कोई बात ना। और ये हो गया हमारा मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस। ओके सर, ओके ओके ओके, मोमेंटम स्पेस। देखो बेटे इस पोजीशन स्पेस में, यानी कि जब कण स्थिर होते हैं, जब कण स्थिर होता है तो कण की पोजीशन को दर्शाने के लिए 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड का यूज़ किया जाता है। एक्स वाई जेड का यूज़ किया जाता है। मान लो मेरे पास सिर्फ एक कण ये वाला है, इतना मोटा कण मैंने एक ये वाला लिया। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या है। कण रुका हुआ है, बड़ी आसानी से बता दोगे आप। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लो, और जो हमारी ये वाई एक्सिस है वो कुछ इस टाइप से होती है, परपेंडिकुलर होती है तीनों एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नाप लो, पता चल जाएगा कण कहाँ पर है, ठीक है। तो पोजीशन स्पेस में, यानी कि जब कण स्थिर होता है तो कण की पोजीशन को, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि पोजीशन स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं, ध्यान देना। चलिए जब कण गति करता है, डायनेमिक सिस्टम आ गया, मतलब इस सिस्टम के भीतर जो हमारे ये कण है ना, पार्टिकल्स हैं, वो इधर उधर गति कर रहे हैं, इधर उधर गति कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इधर उधर गति कर रहे हैं तो इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट तो आएंगे, यानी कि एक्स वाई जेड तो आगे ही आएगा, एक्स वाई जेड तो आगे ही आएगा। साथ में मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी आ जाते हैं, इसको बोला जाता है मोमेंटम स्पेस, ठीक है। यानी कि एक्स वाई जेड के साथ साथ में मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी आ जाते हैं। मोमेंटम स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट होंगे मेरे पास वो एक्स वाई जेड होंगे,
और यहाँ जो 3 कोऑर्डिनेट होंगे मेरे पास वो होंगे px, py और pz। ठीक है, अब ये px क्या है, ये x दिशा में यानी कि x दिशा में कण का संवेग है, और py y दिशा में कण का संवेग है, pz z दिशा में कण का संवेग है। अभी तुम सोच रहे होगे यार सर फेस स्पेस कहाँ गया, फेस स्पेस आता है, पहला जरा इसको समझ लो। ये कौन सा सिस्टम है, स्टैटिक सिस्टम है। तो सबसे पहले हम पोजीशन स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर पोजीशन स्पेस, ज़्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में लिखवाऊंगा। ठीक है, पोजीशन स्पेस। ओके सर, ओके, पोजीशन स्पेस। अब बेटा ये क्या होता, यह 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। ठीक है, याद कर लेना, यह 3 डायमेंशनल यानी कि 3D स्पेस होता है। कौन सा होता, लिख दे रहा हूँ मैं, यह 3D स्पेस होता है। ओके सर, ओके, यह 3D स्पेस होता है। ठीक है, होता है, ये 3D स्पेस होता है। ओके, हो गया। जिसमें 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट, हाँ सर, इसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके सर, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्स, वाई, जेड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिन्हें पोजीशन कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है बेटा, पोजीशन कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिन्हें पोजीशन कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है सर, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ओके सर, जिन्हें पोजीशन कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब जो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं, फोकस करना लाइन पे ठीक से, जो मेरे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, ओके सर, कोऑर्डिनेट, वो कौन कौन से हो गए बेटे, एक x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया। ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है, 3D स्पेस होता है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो, पोजीशन कोऑर्डिनेट कहते हो। ओके, यानी कि स्थिर कण की पोजीशन दर्शाने के लिए, लाइन पर फोकस करना, मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं, स्थिर कण की, ठीक है, बहुत मेन पॉइंट है, स्थिर कण की पोजीशन दर्शाने के लिए। ठीक है, स्थिर कण की पोजीशन, ठीक है सर, दर्शाने के लिए, स्थिर कण की पोजीशन दर्शाने के लिए, ठीक है, स्थिर कण की पोजीशन दर्शाने के लिए, स्थिर कण की पोजीशन दर्शाने के लिए 3 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट या पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख सकते हो आप। स्थिर कण की पोजीशन दर्शाने के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। ओके, की आवश्यकता होती है, बस। ओके ओके, ध्यान देना बेटे, स्थिर कण की पोजीशन दर्शाने के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड की आवश्यकता होती है। ओके, और ये कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, याद कर लेना, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट में 3 कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स, वाई, जेड। अब आता है तुम्हारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट, मतलब मोमेंटम स्पेस। ओके सर, ओके, मोमेंटम स्पेस। ठीक है भैया, अब क्या होगा कि जब कण गति करता है, ये तो हमने बात कर ली भैया, हमने बात कर ली, जब कण स्थिर होता है तो स्थिर कण की पोजीशन को दर्शाने के लिए 3 कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड, यानी कि 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट। आप यहाँ कर सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा हो जाएगा। 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड की आवश्यकता होती है। तो 3 कोऑर्डिनेट, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड की आवश्यकता होती है। लेकिन जब कण क्या करता है, गति करता है, तो गतिमान कण की पोजीशन को दर्शाने के लिए 6 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तो हमारा, जिसमें 3 तो हमारे ये पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए, और 3 आते हैं हमारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट। ये ध्यान देना, यानी कि ये भी क्या होता है, यह 3D स्पेस होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। ओके, ये 3D स्पेस होता है। आप चाहो तो पूरा लिखना, यानी कि 3 डायमेंशनल, यानी कि त्रिविमीय हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं 3 डायमेंशनल। ये 3D स्पेस होता है सर, सही है, जिसमें ठीक है 3 कोऑर्डिनेट, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट, ओके सर, ओके, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट, इसमें 3 कोऑर्डिनेट px, py, pz होते हैं। ओके सर, जिन्हें मोमेंटम कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिन्हें मोमेंटम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, जिन्हें मोमेंटम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है सर, जिन्हें मोमेंटम कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिन्हें मोमेंटम कोऑर्डिनेट
कहते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। तो ये 3D स्पेस होता है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट px बाई पी वाई पी जेड, यानी कि जिसमें 3 कोऑर्डिनेट px बाई पी वाई यानी कि px पी वाई पी जेड होते हैं, जिन्हें हम मोमेंटम कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि मोमेंटम कोऑर्डिनेट कितने हो गए कुल मिला के? जल्दी बताओ बेटे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए? मोमेंटम कोऑर्डिनेट, मोमेंटम कोऑर्डिनेट जल्दी बताओ बेटे, 3 हो गए। एक px हो गया, एक py हो गया और एक pz हो गया। ठीक है, तो दो अभी हमारे डबल स्पेस हो गया, एक पोजीशन स्पेस हो गया हमारा और एक कौन सा हो गया बेटे? मोमेंटम स्पेस हो गया। मोमेंटम स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट है px py pz, और पोजीशन स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट है कौन कौन से हमारे पास? x y z। ध्यान देना, जब कण गति करता है तो मोमेंटम यानी कि मोमेंटम कोऑर्डिनेट यूज़ किए जाते हैं। जब कण स्थिर होता है तो मोमेंटम कोऑर्डिनेट का कोई यूज़ नहीं है, px py pz का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो मोशन करते नहीं है। लेकिन अगर कण गति करता है तो पोजीशन कोऑर्डिनेट यानी कि x y z के साथ साथ में px py pz का भी यूज़ होता है। इस लाइन को ध्यान देना। तो मैंने क्या बात करी है? सिर्फ मोमेंटम स्पेस की बात करिए। ये 3D स्पेस होता है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट px py pz होते हैं, जिन्हें आप मोमेंटम कोऑर्डिनेट कहते हैं। मोमेंटम कोऑर्डिनेट px py pz किसके लिए आते हैं? ये डायनेमिक सिस्टम के लिए आते हैं। लाइन पे फोकस करना है बेटे, डायनेमिक सिस्टम। कभी आप ये इसके बारे में लिख दो, डायनेमिक सिस्टम। ओके सर, मेन पॉइंट तो अब आता है। अब फेस स्पेस क्या होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यार ये फेस स्पेस क्या होता है? तो फेस स्पेस यानी कि किसी गतिमान कण की पोजीशन को दर्शाने के लिए 6 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। ये लाइन पे ध्यान देना, किसी गतिमान, ठीक है, यानी कि किसी गतिमान कण की पोजीशन को दर्शाने के लिए 6 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। 3 कोऑर्डिनेट यानी कि 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट x y z और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट px py z, यानी कि पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? फेस स्पेस कहते हैं। यानी कि पोजीशन स्पेस तथा मोमेंटम स्पेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? फेस स्पेस कहते हैं। और यही हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जल्दी पहले ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फास्टली ले लिया आपने? चलिए कर दूँ इरेज। अब भैया हमारा फेस स्पेस आ जाता है। अच्छा सर, चलिए सर फेस स्पेस ले लो और बता दो कि यार ये फेस स्पेस भी क्या होता है। कुछ नहीं करना है बेटा, फेस स्पेस जो होता है ना, फेस स्पेस, ठीक है, फेस स्पेस जो होता है PASE PHA, फेस स्पेस PHA, ठीक है, फेस स्पेस। ओके सर, यानी कि लाइन पे ध्यान देना, किसी गतिमान कण की, किसी गतिमान, फोकस करना लाइन पर, किसी गतिमान कण की पोजीशन को दर्शाने के लिए, किसी गतिमान कण की पोजीशन को दर्शाने के लिए, ओके सर, किसी गतिमान कण की पोजीशन को दर्शाने के लिए, ठीक है सर, किसी गतिमान कण की पोजीशन को दर्शाने के लिए, ठीक है, 6 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है सर, की आवश्यकता होती है। अच्छा बेटा, कौन कौन से हो गए हमारे? की आवश्यकता होती है। चलो आपने कहा, हमने मान लिया, ठीक है, यानी कि किसी गतिमान कण की पोजीशन को दर्शाने के लिए 6 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 क्या होते हैं बेटे? जल्दी बताओ। जिसमें 3 जो होते हैं वो स्पेस कोऑर्डिनेट होते हैं, ये मैंने पीछे बता दिया। जिनमें 3 स्पेस कोऑर्डिनेट तथा 3 जो होते हैं बेटे मेरे पास, वो कौन कौन से होते हैं? 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, होते हैं। ओके, समझ में आया कुछ? ओके, ये बहुत मोस्टली लाइन है। किसी गतिमान कण की पोजीशन को दर्शाने के लिए 6 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं और 3 जो होते हैं वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते हैं। पीछे मैंने करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास फेस स्पेस होता है मेरे दोस्तों, जो फेस स्पेस है वो फेस स्पेस है क्या? पोजीशन स्पेस, ठीक है, पोजीशन स्पेस, ओके सर, प्लस मोमेंटम स्पेस। प्लस बेटे क्या होता? मोमेंटम स्पेस। ओके सर, मोमेंटम स्पेस, ठीक है सर, मोमेंटम स्पेस। ओके,
ठीक है, लाइन पे फोकस करना। फेस स्पेस जो होता है वो पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, यानी कि फेस पोजीशन स्पेस तथा मोमेंटम स्पेस, ठीक है बेटे, मोमेंटम स्पेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को फेस स्पेस कहते हैं, फेस स्पेस कहते हैं। ओके, समझ में आया कुछ? यानी कि फेस स्पेस इक्वल टू पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, यानी कि पोजीशन स्पेस तथा मोमेंटम स्पेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, फेस स्पेस कहते हैं। ओके, और फेस स्पेस में 6 कोऑर्डिनेट होते हैं, और कौन कौन से होते हैं भैया वो बता दो जल्दी फास्टली एकदम। अरे सर ये भी कोई बात है, फेस स्पेस में 6 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक तो होता है x, y, z, फिर px, py, pz, x, y, z, px, py, z, ठीक है, यानी कि pz। ओके, 6 कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ओके। अब एक चीज़ और है, देखो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो किसी समय पर किसी कण की अवस्था को दर्शाते हैं, और पता होना चाहिए न्यू सिस्टम में, जितने भी सिस्टम हमारे न्यू आ गए हैं, तो न्यू सिस्टम में किसी समय पर किसी कण की अवस्था को कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका qj, और एक होता है pj, और एक होता है t के द्वारा व्यक्त किया जाता है। लिख दो इस लाइन को भी, ठीक है, ये मेन लाइन है, नोट करके कहीं साइड में लिख लेनी है, बहुत ज़रूरी लाइन है ये वाली भी। फिलहाल तो फेस स्पेस हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है, इससे आगे कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 2 नंबर में 2 या 4 नंबर का, जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछेगा, चाहे 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, 2 नंबर का है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यार थोड़ी सी बस मेहनत करनी है, ये फेस स्पेस आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। तो एक लाइन पर हमें यहाँ ध्यान देना है, न्यू सिस्टम में, ठीक है भैया, न्यू सिस्टम में। ओके सर, न्यू सिस्टम में किसी कण की, ओके सर, किसी कण की किसी समय पर, ओके, किसी कण की किसी समय पर अवस्था को, ठीक है, कोऑर्डिनेट कौन कौन से, पहला होगा हमारा qj, दूसरा होगा हमारा pk, और pj, और तीसरा होगा t, ठीक है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके सर, ओके, द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, यानी कि न्यू सिस्टम में किसी कण की किसी समय पर अवस्था को कोऑर्डिनेट qj, pj, t द्वारा व्यक्त किया जाता है। आज की जो मतलब हैमिल्टन आ गई, तुम्हारे पास हैमिल्टन इक्वेशन आ गई, लेग्रांजियन फंक्शन आ गया, वहाँ सब ना आपने क्या पढ़ा, qj पढ़ा, pj पढ़ा, t पढ़ा, यही चीज़ तो पढ़ी है, जिनके द्वारा आप गति के समीकरण को व्यक्त किया जाता है, यानी कि द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि गति की समीकरण होती है, जो कि गति की क्या होती है बेटे, समीकरण होती है, जो कि गति की समीकरण होती है। ओके, होती है। और एक खास बात और, ये जो qj और pj के जो प्रारंभिक मान होते हैं वो कण के पथ को निश्चित करते हैं, ये ध्यान देना, लाइन पर आ जाएगा, यानी कि qj तथा pj के जो मान होते हैं वो qj तथा pj के मान किसी कण के, यानी किसी समय पर किसी कण लिखो बेटे, पहले किसी कण यानी कि पार्टिकल के पथ को क्या करते हैं बेटे, पथ को निश्चित करते हैं। ओके, करते हैं, बस ये कहानी थी। यानी कि न्यू सिस्टम में किसी कण की किसी समय पर अवस्था को कोऑर्डिनेट qj, pj, t द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि गति की समीकरण होती है। qj तथा pj के मान किसी समय पर किसी कण के पथ को निश्चित करते हैं, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, जितने भी न्यू सिस्टम में आपने पढ़ा, यानी कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पढ़े आपने, वो सबके सब यही तो होते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, यानी कि ज़्यादा कोऑर्डिनेट, किसी भी कण को ज़्यादा कोऑर्डिनेट के द्वारा व्यक्त ना करके 1 या 2 कोऑर्डिनेट द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है, वही हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं। अब ये बताओ, क्या ये फेस स्पेस आप लोगों की समझ में नहीं आया? एक सिंपल सा टॉपिक था, शॉर्ट क्वेश्चन में आराम से याद कर लोगे, पर करना ज़रूर है, ये हर साल पेपर में आता है, मानो या ना मानो, ठीक है। तो इसको बढ़िया करके रिपीट करो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।